अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलर स्टॉक के देखने और सुनने वालों को स्कॉलर स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट सना जमशेद। स्कॉलर स्टॉक के मंथली लाइव सेशन टॉक अबाउट इट विद सना में आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। और आज का माशाल्लाह हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर पीएचडी एम्बेसडर, मुझे अगर पीएचडी को प्रमोट करना है तो फिर मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी और जितने लोग इससे रिलेटेड हैं उनको जो है सामने लेके आना चाहूँगी। आज के टाइम में हमने देखा है कि जैसे कोरोना वायरस का हम लोग देख रहे हैं और वायरस की वजह से हमें रिसर्च के इम्पोर्टेंस का पता चला है। तो रिसर्चर्स वो होते हैं, आसान लैंग्वेज में के साइंटिस्ट कहते हैं। बचपन में हम कहते थे हमें साइंसदान बनना है, लेकिन साइंसदान कैसे बना जाता है ये एक पीएचडी जो कर रहा होता है ना वो बता सकता है कि साइंटिस्ट बनना इतना आसान काम नहीं है। तो मैंने अनाउंसमेंट की थी, तो मैंने उसमें पीएचडी को थोड़ा सा जो मैं स्टूडेंट समझती हूँ मैंने उसको दिया कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप में क्या होना चाहिए। आप में पीएचडी के लिए पैशन होना चाहिए, हार्डवर्किंग होने चाहिए और आप डेडिकेटेड, क्योंकि पीएचडी लास्ट डिग्री और ऑनरेबल डिग्री है। इसके बाद डिग्रीज की जो है ना तो ये हाईएस्ट डिग्री है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट होगी। पीएचडी आपसे क्या मांगती है? आपने पीएचडी के टाइम पे आपको प्रोडक्टिविटी देनी है, आप कुछ कर सकती हो, ठीक है। चाहिए क्योंकि बहुत ऐसा टाइम आता है कि आप गिव अप करने पे आती है, लेकिन अगर आपके स्पिरिट्स हाई होंगे तो आप इसको जो है गिव अप नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। डिसिप्लिन होना चाहिए, मैनेजमेंट, चीज़ों को टैकल करना हर चीज़ का, तब आप पीएचडी को कंटिन्यू कर सकती हैं। और लास्ट में कि जब आप इतना आप हार्ड डेडिकेटेड हैं और आप करते हैं तो पीएचडी की डिग्री आपको जो है एज अ रिवॉर्ड क्या देती है, प्राउड देती है, ऑनर देती है और सबसे बढ़ के आपको डॉक्टर का टाइटल देती है। इससे ज़्यादा डिग्रीज एजुकेशन के जर्नी में कोई टाइटल होगा। तो आज हमने जो है पीएचडी के ऊपर बात करनी है और मैं एज अ एम्बेसडर पीएचडी को, और मैंने अपने लाइफ टाइम स्पैन में बहुत सी स्टोरी सुनी है पीएचडी स्टूडेंट्स की। और सम टाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बहुत नॉर्मल होती है। मेरे लिए पीएचडी में एजुकेशन की जर्नी पे हूँ, मुझे डॉक्टर बनना था, डॉक्टर नहीं बनी तो इसलिए कि मैं पीएचडी करती हूँ तो डॉक्टर बन जाती हूँ। लेकिन हमारे देश ऐसे लोग हैं जिनकी पीएचडी एक डिग्री नहीं होती, टाइटल नहीं होता, बहुत कुछ होता है और वो अपनी जो उनके पास लाइफ में बहुत आसानियाँ भी होती हैं पीएचडी के जो सब हैं। तो आज हमारे पास भी 3 ऐसे मुख्तलिफ लोग हैं और उनकी 3 कहानियाँ होंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हो रही है कि मैं सुनूँ होगी। तो जितने स्कॉलर स्टॉक है हमारी ऑडियंस है वो भी उनसे सीखेंगे और जो है उनकी जर्नी है उससे बहुत चीज़ें समझ आएगी कि पीएचडी का सफ़र शुरू करना, फिर उसको मेंटेन करना और फिर पीएचडी का जो टाइटल है वो आसान है, कर सकते हैं या स्टोरी सुनेंगे। तो यहाँ पे ज़रूर मैं मेंशन करूँगी कि हमारे पास जो आपको मेरी स्क्रीन पे गेस्ट आ रहे हैं, तो तीनों की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। तो उनकी थोड़ी बहुत स्टोरीज पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन्हीं की ज़ुबानी उनकी स्टोरी सुने तो आपको सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। स्टोरी सुनना चाह रही हूँ, एक रफ़ीक भाई हैं जिन्होंने आफ्टर 40s पीएचडी को स्टार्ट की है। तो मुझे जो है ना मैं इसके लिए अपनी स्टोरी शेयर कर, लोग हैं जो शायद इसलिए पीएचडी के सफ़र को स्टार्ट नहीं करती। अब इतनी उम्र होगी, अब कितना और जीना है, 40 कहाँ पीएचडी करनी है। तो मोटिवेशन होगी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन है। फिर हमारे साथ यासिर भाई हैं, वो बिजनेस में पीएचडी साइंसदान बनती हैं, साइंस की इंजीनियर है। हम लोग तो चलो पीएचडी को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, हम साइंसदान बने, बिजनेस में आके पीएचडी कर रहे हैं। तो मुझे उनकी कहानी
पीएचडी में आए और उनकी तो टाइम को मज़ीद जो है मैं ज़ाया नहीं करना चाहूँगी। मैं सबकी वो कहानी और अपनी ऑडियंस को भी सुनाना चाहती हूँ। तो मैं वन बाय वन पहले उनका सुन लेंगे, फिर हम उनकी जो पीएचडी का सफ़र है वो हम उनसे सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे मोस्ट सीनियर रफ़ीक भाई हैं। रफ़ीक भाई मैं आपको कि आप हमारे सुनने से थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। जी रफ़ीक भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से। मेरा नाम रफ़ीक है और मैं इस वक्त 40s प्लस में हूँ और इस टाइम पीएचडी कर रहा हूँ यॉर्कटन यूनिवर्सिटी में। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं एक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक इदारे में मैं काम करता था। वहाँ पे चूँकि मैं जैसे मेरी एज है, स्टार्टिंग में ऐसा बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती थी जो स्टडीज़ के लिए। तो सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती थी, गवर्नमेंट के सारे कॉलेजेस होते थे। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बड़ी अर्ली एज के अंदर एक बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर मिल गई जो मैंने ज्वाइन की। वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थी। तो देखने में ये लगता था, बल्कि एक्चुअली ऐसे ही था कि ये सैलरी जो है वो उस वक्त मेरे जितने लेवल के या मेरी जितनी एजुकेशन के लोगों के मुताबिक वो सैलरी जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 गुना ज्यादा है बाकी लोगों से, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। लेकिन ऑफ कोर्स बंदा एक कंपटीशन को विन करके आता है, बहुत सारे लोगों के सामने उस टेस्ट इंटरव्यू को पास करके आता है, तो एक प्रोसेस था। तो बस कुदरत का करना ये हुआ कि वो अच्छी जॉब मुझे मिली और मैंने कंटिन्यू किया। और लेटर ऑन चूंकि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज इस तरह नहीं थी, बहुत अच्छे लोग जो बड़े अच्छे मेरिट वाले लोग होते थे उनसे सीटें फेल हो जाती थी, और जो एवरेज लोग होते थे उनके लिए सीटें इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी। तो कुछ ईयर्स मैंने वहाँ पे काम किया। उस काम के दौरान बहुत ही हाई टेक मशीनरी और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी से मेरा वास्ता पड़ा, जहाँ से मुझे ये मोटिवेशन मिली कि ये पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक इदारा ऐसा क्यों है जिसके अंदर इतनी एडवांस मशीनरी है, और वो मशीनरी मतलब पाकिस्तान में किसी और जगह पे नजर भी नहीं आती, लोगों को इनके नाम भी नहीं पता। तो वो मशीनरी कहाँ से आई है, वो मशीनरी हम क्यों नहीं बना सकते, हम इंपोर्ट ही क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले 4-5 साल के अंदर बड़े जनरेट हुए। एनी हो, बंदा कभी कभार ऐसे होता है कि अपने कह लें कि मुल्क की किस्मत समझ के या मुल्क के लेवल ऑफ एडवांसमेंट को समझ के बंदा इन चीज़ों के ऊपर चुप करके काम करता है। ईयर 2000 के अराउंड जब मेरे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं, तो हमने ड्यूरिंग द जॉब जो है वो एक स्टडी स्टार्ट कर दी, जिससे काफ़ी सारी एजुकेशन मेरी इम्प्रूव हुई। और उस एजुकेशन इम्प्रूव करने के साथ साथ ये हुआ कि जॉब के साथ एजुकेशन का एक नेक्स्ट लेवल मिल गया और हमें उसके ऊपर प्रमोशंस मिली। और लेटर ऑन हुआ ये कि मैंने उस बेस के ऊपर बहुत सारे जो कह लें कि फर्दर स्टडीज के लिए कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक डिग्री कर रहे हो तो आपको दूसरी डिग्री के लिए इमीडिएटली सपोर्ट मिल जाए। तो ये बेसिकली एक कह लें कि बेसिक लेवल का एक इंट्रोडक्शन था। और जिस जिस बेसिक के बाद मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस फर्दर क्वेश्चंस के साथ इन चीज़ों को हम फर्दर एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन एक बेसिक मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं बताना चाह रहा था। तो 17 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद मैंने बेसिकली वो जॉब जो है वो छोड़ी और प्राइवेट सेक्टर में आया और देन पीएचडी में एंटर हुआ। जी जी, बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई। मैं पूछना चाहती थी, ये मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं उनके से वो मतलब 3-4 साल नहीं कहती हूँ मेरी लाइफ में तो मैं तो एजुकेशन में इतना गैप आ गया है, तब तो आपको जो है ना मतलब की बात आपने शायद यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि आप स्कूल चीज़ों से भी परेशान होते हैं, आने के बाद स्कॉलरशिप तो भी मुश्किल दूर की बात है। तो इंशाल्लाह हम आपसे आपकी ये जानने का बात जी मैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ जाऊंगी जी। आप अपना जो है ना तारुफ करना। आसिफ या मैं?
जी, थैंक यू। सबसे पहले तो सना आपका कि आपने हमें इनवाइट किया ताकि हम अपनी जो पीएचडी का सफ़र और कहानी है वो ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। तो मेरा तारुफ़ मैं इस वक़्त पीएचडी कर रहा हूँ मैनेजमेंट में फ्रांस से और मेरी पीएचडी जो है उसकी सफ़र कुछ इस तरह है कि मैंने जब अंडर ग्रेजुएशन की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से तो उसके बाद मुझे जॉब मिल गई अल्लाह के फ़ज़ल से कॉमसर्स यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो जॉब टीचिंग में नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में थी। तो वहाँ पे 2-3 साल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के बाद चूँकि मैं एकेडेमिया में था तो मुझे शौक हुआ कि मैं साथ-साथ अपनी एजुकेशन को भी एनहांस करूँ। तो वहीं पे मैंने एमएस स्टार्ट की इवनिंग प्रोग्राम में कॉमसर्स यूनिवर्सिटी में और जब मैंने एमएस की तो मुझे उसमें रिसर्च में काफ़ी मज़ा आने लगा, काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुई जिसकी बेस पे फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं आगे जाके पीएचडी करूँ। और उसी इंटरेस्ट या मोटिवेशन की बदौलत आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर रहा हूँ और फाइनल ईयर में हूँ। और जो मेरी टॉपिक है पीएचडी का वो है माइक्रो लेवल पे है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिस पे हम आगे आके तफ़सीलन इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जो है ना अच्छे से स्टोरी सुनने वाली हूँ और स्पेशली चाहती हूँ और रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। मतलब कई एक्सक्यूज़ होती है ना तो वो ये सुने। वो जैसे एक हम लोग कहते हैं कि भैया जब आप दूसरों का काम सुनते हैं ना तो आपको अपना काम जब आपके पास इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज़ होंगी ना तो फिर आपको कि नहीं आप भी कर सकते हैं। मैं अब जाऊँगी अपने के पास जो कि कल ही जिन्हें डिग्री मिली है और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप भी अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करें। जी, डॉक्टर आसिफ साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहुत-बहुत। असल में जैसे आपने कहा था कि बिज़नेस का शौक होकर फिर पीएचडी का शौक कैसे आया, तो एक्चुअली पीएचडी का शौक जहाँ तक देखा जाए तो मुझे कोई शौक नहीं था स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे मेरे फादर हैं, उनको बहुत शौक था और उनका जो है ड्रीम था कि मुझे वो एज़ अ डॉक्टर देखना चाह रहे थे कि मैं पीएचडी करूँ। और इवन उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि ये बहुत कोई बड़ी चीज़ है और यहाँ बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। पता नहीं कि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी पीएचडी। और दूसरा ये होता है कि हमें एक डर बैठ जाता है दिल में कि यहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है और अगर कहीं से रिजेक्शन लेटर भी आ जाए तो फिर बंदा जो है वो 10 स्टेप्स बैक चला जाता है। तो फिर दोबारा से उसको जो है मोटिवेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। सो मैं जो है जैसे ही मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो सिंध से, तो फिर मुझे कुछ एक अजीब-सा डर ये लगा कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, अब मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब होनी चाहिए और कॉम्पिटिशन भी बहुत था, जॉब्स भी नहीं थी। तो फिर जो है असल में मेरा जो ताल्लुक है वो बिल्कुल इंटीरियर एरिया से है सिंध का जो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, तो वहाँ की एजुकेशन लिटरेसी बहुत रेट जो है वो लो है। तो फिर यही मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ तक अगर कोई जॉब नहीं होती तो कुछ कोई इंस्टीट्यूट वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो है हमें भी कुछ हेल्प हो जाएगी फाइनेंशियल और दूसरों के भी हेल्प हो जाएगी एजुकेशन में। तो उसके बाद जो है यही सिलसिला चलता रहा और फिर साथ ही साथ मैंने जो है मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, मास्टर्स कंप्लीट किया। तो साथ-साथ जो है वो स्कूल वगैरह इन चीज़ों में लग गए थे। लेकिन वही एक ज़हन में चीज़ थी कि एक तो ड्रीम था मेरे फादर का कि मैं पीएचडी करूँ और फिर जो है वो फाइंड भी करता था पीएचडी, लेकिन फिर डर भी लगता था जब लिंक होता है ना अप्लाई का, जब वहाँ अप्लाई करना पड़ता है तो फिर डर लगता था। तो उसके बाद मेरी जो है जॉब हो गई मेहरान यूनिवर्सिटी में
इन 2016। तो जब जॉब स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो है वो एक तो मोटिवेशन तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाती है कि अब आप अगर टीचिंग साइड आ रहे हैं तो पीएचडी जो है वो तो मस्ट है, रिसर्च साइड पे तो आपको जाना चाहिए। और जहाँ तक कि ये है कि जो स्टूडेंट्स आपके जो वहाँ पे होते हैं वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं तो अ, उनको भी देख के मोटिवेशन होती है कि हम भी कुछ करें। देन जो है मेरी पीएचडी एडमिशन हो गई चुंगांग यूनिवर्सिटी सोल साउथ कोरिया में 2018 में। तो मैं स्टडी लीव लेकर यहाँ पर आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो जैसे आपने कहा कि 2 दिन पहले ही मुझे डिग्री मिली है और आपके सामने बैठा हूँ। फर्दर डिस्कस करते हैं इसी बात पे। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। हम जो है आगे भी तफ़सीलन जानेंगे आगे जर्नी के दौरान क्या-क्या चीज़ें आपने फेस की और क्या पॉज़िटिव ड्रीम्स हैं कि अब आपने करना क्या है। मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं आपने अपने ताल्लुक कि आपकी पीएचडी का ये जो सफ़र है ये स्टार्ट किया, मुझे आइडिया हो गया कि आपने पीएचडी के साथ कुछ हासिल किया। यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी जो है ना मैं जानना चाह रही हूँ कि आपकी मतलब इतना जो है ना गैप है, तो आपके माइंड में है कि मतलब जैसे उस टाइम पे मतलब आप पीछे में शायद 6 मंथ्स का डिफरेंस है ना, तो तब भी सुनने को मिलता था कि पीएचडी करके भी क्या जॉब तो नहीं। तो आपने ये इतना बड़ा रिस्क लिया, इतनी लाइफ मतलब टाइम कि चले कुछ ना कुछ जॉब तो है ना आपके पास कि पीएचडीज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। तो आप अपनी जॉब को वो छोड़ के एक सोच सिर्फ रखिए पीएचडी करने के बाद आप कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। तो कैसे आपने और दूसरा फाइन आपको जहाँ पे इतना कंपटीशन है और जिनके पास सीजीपी होता है या पब्लिकेशन है कुछ भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले डरती है। आपने तो कैसे रिस्क लिया? क्या आपको सोच नहीं आई कि आपको इतना बड़ा स्टेप लेंगे तो आपको ये चीज़ें फेस कर सकती हैं? स्कॉलरशिप में आपको एज का वो या फिर पता नहीं पीएचडी करने के बाद तो इसके बारे में आपके क्या तासुरात? इसमें यूँ था कि जैसे मैंने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपके साथ डिस्कस किया है कि मैं बड़ा लकी था कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली और उस जॉब ने बेसिकली मुझे इंस्पायर किया, उस टेक्नोलॉजी ने और उस काम ने और उस हाईटेक इनोवेशंस ने जो हम वहाँ पे करते थे। तो उसने मुझे इस चीज़ के लिए बेसिकली इंस्पायर किया कि मुझे भी ये सब कुछ करना चाहिए। तो इनिशियली तो ये हुआ कि जब मैंने पहली दफ़ा अपनी एजुकेशन इम्प्रूव की तो मैं ऑन जॉब ही था। तो उस एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए मैंने जॉब प्लस एजुकेशन जो वो इवनिंग प्रोग्राम्स होते थे उन दिनों में, उनके साथ मैंने की, मास्टर्स किया और कुछ अरसा फिर ठहर के यानी आप ये समझ लें कि कोई 4 साल के गैप के साथ मैंने दोबारा एमएस के अंदर एडमिशन लिया। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये होता है कि अगर आपने एक जॉब स्टार्ट की है, सॉरी एक एजुकेशन डिग्री आपने कंप्लीट की है, तो आप इमीडिएटली रीअप्लाई नहीं कर सकते उस रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि आपको एजुकेशन के लिए रिलैक्सेशन लेनी पड़ती है और बाकी लोगों को मौके भी देने पड़ते हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई एक ही बंदा जो ना पड़ता है जो और बाकी लोग जो ना वो ना पड़े। तो कुछ वो जो गैप होता है कंपल्सरी गैप, उसके बाद मैंने दोबारा एमएस स्टार्ट किया। तो उस एमएस मेरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो वो एमएस जब मैंने कंप्लीट किया उसको, जब कंप्लीशन के बाद 2008 में मैंने कंप्लीट किया, तो वहीं पे मेरे साथ के जो बैच के लोग थे वो पीएचडी के अंदर एडमिशन ले रहे थे। तो लेकिन मुझे ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो जो जॉब है वो मुझे इमीडिएटली अलाउ नहीं करेगी। तो जब वो जॉब मुझे इमीडिएटली अलाउ नहीं करेगी तो मेरे जो बैचमेट थे वो उन लोगों के साथ मेरे कम्युनिकेशन भी थी। तो एक खाम खा का एक ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं दुनिया से पीछे रहता जा रहा हूँ। जॉब मेरे पास ऑलरेडी थी और वो उसके साथ में हम लोग घर जो है बहुत ही माशाल्लाह अच्छा चला रहे थे, साथ अपने प्रॉपर्टीज भी बना रहे थे, बड़ी बड़ी अच्छी जॉब थी। लेकिन एक चीज ये थी कि
वो फर्दर मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप मजीद पढ़ें। तो फिर मैंने तकरीबन 3-4 साल फर्दर इंतज़ार किया और मैं ये सोच रहा था कि मुझे दोबारा परमिशन मिल जाएगी। लेकिन उसके अंदर मुझे कुछ लग रहा था कि शायद इसके अंदर ना ये बात पॉपुलर हो चुकी है कि सारी ज़िंदगी इसने पढ़ते ही जाना है, काम नहीं करना, और ये हालाँकि काम के बाद पढ़ता था मैं। तो मुझे कुछ चीज़ें जो ना इस तरह की लगे कि शायद मुझे मेरे लिए ना ये एक ब्लॉकेज क्रिएट होती जा रही है, और शायद मैं इस को दोबारा जो है ना वो अप्रोच नहीं कर सकूँगा, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के लिए और पीएचडी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर एज लिमिट होती है। किसी जगह पे 30 है, किसी जगह पे 35 है। तो ये एज लिमिट बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर थी। तो बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप किसी से पूछे बगैर अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि मैंने पहले तो जो एक रीज़नेबल मैं वेट कर सकता था वो मैं करता रहा। लेकिन चूँकि मुझे नज़र आ रहा था कि अब ये तीसरी दफ़ा तो बड़ा मुश्किल है कि मुझे कोई बंदा अलाउ करे। तो मैं चूँकि अपने आप को मैंने सेल्फ डेवलपमेंट भी की थी, अपना एक अच्छा स्किल्ड पर्सन था मैं माशाल्लाह। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा इस वक़्त ऑल्दो मैं जॉब के बहुत ही अच्छी स्टेज पे हूँ, 17 ईयर ऑफ जॉब जो होती है वो गवर्नमेंट के अंदर सॉर्ट ऑफ पेंशन के 3 साल से पहले होती है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैं पेंशन क्यों लूँगा? मैं कोई अपाहिज हूँ, मैं कोई मतलब ये कि फर्दर कमा नहीं सकता, या मेरे लिए क्या ब्लॉकेज है? मैं क्यों रोक रहा हूँ यहाँ पे अपने आप को? मुझे बेसिकली इस पेंशन के और इन सब चीज़ों को छोड़ना है और मुझे बाहर निकलना है। तो मैंने प्रैक्टिकली ये स्टेप लिया और किसी से पूछे बगैर लिया। मैंने वो जॉब जो है 1 डे के नोटिस के ऊपर 17 इयर्स की जॉब जो है वो मैंने छोड़ दी। मुझे बहुत समझाया लोगों ने कि आप क्यों छोड़ रहे हैं? आपने क्या लेना है पीएचडी से? क्या करेंगे उस पीएचडी को आप? तो बड़ा लोगों ने मुझे समझाया, हमारे सीईओ ने हमें समझाया, हमारे डीजी ने हमें समझाया। लेकिन वो सब चीज़ें चूँकि उस दिन जो है वो ऐसा था कि मैं ये सोच रहा था कि नहीं, मैं आज घर से सोच के गया हूँ, तो आज मैंने वो जॉब छोड़ के जानी। तो वो जो जॉब थी वो मैंने छोड़ी, बाहर निकला, जिस दोस्त से मैं मिला, उन्होंने कहा कि आपने भाई हमसे मशवरा ही नहीं लिया, हम आपके साथ 20-20 सालों के साथ आपके साथ खेलते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, आपके साथ काम करते रहे हैं। आपने हमारे साथ डिस्कस तक नहीं किया कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, हम आपको मना कर देते हैं, हम आपको उसके फायदे और नुकसानात समझा देते हैं। मेरे मेरे ज़हन में बहुत एक पक्का वो था कि मैंने निकलना है यहाँ से और मैंने अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करना है। तो हुआ ये कि जब मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी, मुझे बड़े सारे तंज़ का सामना करना पड़ा, क्रिटिसिज़्म हुआ, लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट किया, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा तो मैं जज़्बाती हो जाता था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन मैं सोचता था कि नहीं, जिस दिन मैंने गलती की थी, मैं उस दिन घर से सोच के गया था कि आज मैंने ये करना है, तो मैंने वो कर दिया। एनीवे मैंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्राइवेट कंसल्टेंसी स्टार्ट की। मैं बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, वो तब भी था। तो मार्केट में बड़ा स्कोप था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, तो मैंने उससे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, मैंने उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और उस पैसे से मैंने अपने घर वालों के लिए एक अच्छा बफर क्रिएट किया फाइनेंशियल। तो देन मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि अब मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। बहुत सारी जगहों से एज की लिमिट सामने आई, मुझे रुकावट मिली, चाइना से आई, यूरोप से आई। तो फिर मेरे एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि सर आप इस तरह करें, आप जो है वो फलां कंट्री में चले जाएँ, कोरिया को मुझे उन्होंने बेसिकली रेफर किया। तो उन्होंने भी कोरिया से ही पीएचडी की हुई थी। उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जाएँ और आप ज़रूर करें। हम आपको प्रोफ़ेसर के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवा देते हैं। प्रोफ़ेसर आपको जो है वो जज कर ले, अगर उनको मुनासिब लगता है तो आप उसको आप जॉइन कर लीजिएगा। तो समहाउ प्रोफ़ेसर के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उनको मैंने बताया कि मैंने इतने साल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब की है, मेरा ये बैकग्राउंड है, ये मेरी स्किल्स हैं। तो प्रोफ़ेसर ने अपने बेसिक एक जो उनकी चेकलिस्ट होती है उसको देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे जॉइन कर लें। तो तब मैंने बेसिकली कोरिया में मूव कर लिया। तो यहाँ पे आके फिर मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ योंगनम यूनिवर्सिटी कोरिया, इसके अंदर मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की और इस वक़्त मैं कंप्यूटर विज़न फॉर मेडिकल इमेजिंग
के ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक डिटेल्ड स्टोरी है जो मुझे मोटिवेशन और एक कंसिस्टेंसी के साथ मैंने इस सफर को कंप्लीट किया। इसमें गैप्स जो हैं वो हर डिग्री से अगली डिग्री का 3-3 साल का, 4 साल का, 3-4 साल के दरमियान ही रहा है। तो और दूसरा ये कि इसके अलावा मैं जब पढ़ नहीं रहा होता था तो तब भी मैं अपने आप को हमेशा अपग्रेड करता रहता था। जो चीज मुझे पता चली कि ये चीज इन्वेंट हुई है, उसकी डिटेल तक मैं गया। लेकिन ओवरऑल होता ये था कि जब आप काम कर रहे होते हैं, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हों, आप हमेशा दूसरों का किया हुआ काम जो है ना उसको यूज कर रहे होते हैं। आप इन्वेंट नहीं कर रहे होते अनटिल अनलेस कि आप पीएचडी पे आए। तो दिस इज वेयर आई एम नाउ। जी बिल्कुल, बल्कि मैंने जो की अनाउंसमेंट की थी उसमें भी मैंने ये कहा था पीएचडी से किसी ने किया हुआ उसी को आप पढ़ रहे हैं। पीएचडी के बाद होता जब आप कुछ रिसर्च में कोई नया जो इंट्रोड्यूस स्टडी करेंगे तो आपको माशाल्लाह मेरे उन लोगों के लिए कि आपने रिस्क लेना है लाइफ में, आप कुछ कर सकते हैं। और मैं तो इसको आपसे डेडिकेशन मांगती है, आप हार्ड वर्क, आपका पैशन होना चाहिए। तो फिर आप आप मार सकते हैं, लोगों की बातों को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। आपने जो अपने लिए जर्नी चूज की है आपको। मैं यासिर भाई आपकी तरफ आऊंगी। आपने स्टार्ट में थोड़ा सा बता दिया कि आपको जॉब हुई, लेकिन फिर आपने कहा कि एजुकेशनल नहीं है, मैं तो आपने पीएचडी का रास्ता चुना। तो सुनने में आता है कि बिजनेस की साइड पे लोग पीएचडी को चूज करें, तो आपको कभी मतलब लगा कैसे आपके पीछे देखा हो कोई रोल मॉडल हो कि ये बंदा जो है ना इसको चांस मिला तो मुझे भी ये रिस्क लेना चाहिए? क्या आपके पीछे कोई मोटिवेशनल कोई मॉडल था जिसने आपको ये पॉजिटिविटी दी कि आपको पीएचडी करना चाहिए? Basically, in my case, PhD ऑप्ट करने के लिए कोई बंदा या कोई रोल मॉडल ऐसा सच नहीं था। मेरी अपनी ही एक इंटरेस्ट और मोटिवेशन थी कि जैसे कि हर बंदा कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपने मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, सिमिलरली मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं भी अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकूं। और कंट्रीब्यूट करने के जैसे कि बेशुमार रास्ते हैं, तो जो रास्ता मैंने चूज़ किया वो यही था कि मैं क्लासरूम में, क्योंकि एक फेमस कोट है कि जो नेशंस हैं वो बनती भी क्लासरूम में हैं और बिगड़ती भी क्लासरूम में। तो इसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोट मेरी यही मोटिवेशन थी कि मैं जो यूथ जनरेशन्स है उनकी पॉजिटिव वे में जहन साजी करनी, पॉजिटिव वे में कैरेक्टर बिल्डिंग करनी थ्रू क्लासरूम्स। तो यही मोटिवेशन को रख के डेफिनेटली फिर एकेडमिया में जब आपने रहना है तो एकेडमिया में आप हाईएस्ट लेवल पे तभी जाएंगे जब आपके पास पीएचडी डिग्री हो और साथ साथ आप रिसर्च में भी काफ़ी अच्छे हो। तो इस गोल को सामने रखते हुए सबसे पहले तो मैंने एक अपने लिए गोल सेट किया कि मैंने पीएचडी करनी है यूएस से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे। तो मैंने उसके लिए तैयारी शुरू की। ऑल्दो एमएस के बाद पीएचडी स्टार्ट करने में मुझे 2 साल लगे। मैं चाहता तो पाकिस्तान से भी कर सकता था, लेकिन मैंने अपने लिए बहुत हाई गोल अचीव किया था, बिकॉज सबसे जो बेस्ट स्कॉलरशिप है दैट इज़ फुल ब्राइट। तो उसके लिए मैंने अपनी तैयारियां की। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे तो नहीं हो पाया, लेकिन उस गोल सेट करने का, उस हार्ड वर्किंग का नतीजा ये निकला कि मेरी फ्रांस में स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गई। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी पीएचडी का सफ़र स्टार्ट किया। और जैसे कि आपने बात की कि बिजनेस में ज़्यादा पीएचडी का क्या लिंक है, वो तो बेसिकली पीएचडी में चाहे जिस फील्ड में भी हो उसमें आप तहकीक करते हैं, आप यानी जो प्रॉब्लम्स बिजनेस हमारी फील्ड में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि एम्प्लॉय डीमोटिवेट क्यों है, या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो पॉलिटिकल एफिलिएशंस की क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, डिफरेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मसाइल होते हैं, तो उनको स्टडी करना और फिर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्प्लीकेशंस देना, ये एक बिजनेस रिसर्चर का काम होता है। तो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वो मिलियन डॉलर्स देती हैं कंसल्टिंग फर्म्स को कि वो उनको वो रास्ते बताएं जिनसे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, एक्सेल कर सकें। तो ये कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर अ टाइप ऑफ रिसर्चर्स, वो रिसर्च करके फिर उनको वो इम्प्लीकेशंस देते हैं। सो ये बेसिकली एक मोटिवेशन थी जो मुझे पीएचडी पे लाने पे उसने मुझे हेल्प आउट की। जी, आपने अपने लिए जो चूज़ किया कि आपने पहले ही सोचा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, तो आप तो पहले ही अपना मुश्किल जो चीज़ है ना उसी की तरफ जाना है कि एकेडमिया में जाना है और हाईएस्ट डिग्री, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। सोचते हैं कि आपकी फीस कहते हैं कि हम जिस फील्ड से हमारी जो उसमें तो इतना स्कोप नहीं है, तो स्कॉलरशिप तो उन्हें उसी आपके पास चांसेस कम नहीं है, कंपटीशन आपकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप कम चांसेस आपका हार्ड वर्क है तो इंशाल्लाह आपके लिए मैं डॉक्टर आसिफ जो है उन्होंने बताया कि उनके तो ड्रीम तो हमारे सब बच्चों से पूछा जाता है आपने क्या बनना है, सब कहते हैं या फोर्सेस में जाना है, तो जो है ना वो ऑब्वियसली आपने जो अपने लिए करनी होती है अपनी सोच की ज़रूरत होती है, लेकिन की ख्वाहिश पे आपने कहा कि आपको यूनिवर्सिटी में जॉब मिली, इंस्टीट्यूट आपने फाइनेंशियल अपने मामलात को सेटल करने के लिए इंस्टीट्यूट भी अकेडमी जो भी स्टार्ट किया था, लड़कों के लिए तो यही होता है ना, अगर पढ़ लिख के भी आपने जॉब सिक्योर करना है फाइनेंशियल उसको वही वो था, फिर इतना मुश्किल रास्ता पीएचडी स्टार्ट करने में कोई हेजिटेशन फील नहीं हुई, कोई मोटिवेशन कोई फ्रेंड्स ने कह दिया हो यार, इसके बारे में थोड़ा सा जो है अपनी तरफ। अच्छा, देखें, जैसा कि इंस्टीट्यूट की बात है तो मेरे ख्याल में ये तो हमारे जो है वो हमारा रिलीजन भी यही कहता है, और कि हम जितनी एजुकेशन जो है हम शेयर करें उतना ही हमारी एजुकेशन में जो है वो इजाफा होता है। तो ये भी बात मैंने सोचकर ही एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट हैं वो स्टार्ट किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इससे मुझे फ़ायदा हुआ अपनी भी एजुकेशन में। नंबर दूसरी बात कि जैसे आपने कहा कि जो हेजिटेशन जो पीएचडी में होती है, हाँ ये तो है, क्योंकि जो मेरा पीएचडी का जो मेजर सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है मेरी मास्टर्स से, तो इसमें जो है काफ़ी चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, क्योंकि एक मेरे लिए तो एक नया सब्जेक्ट सामने आ गया था, लेकिन बीच में ऐसा भी फील हुआ कि मुझे छोड़ के वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझसे जो है वो इतनी स्टडी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर यही है कि फिर आपके सामने काफ़ी ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं इस चीज़ में। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं मुझसे रिलेटेड जिन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। और देखें, दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि लक जो है वो ऐसी-वैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि लक एक बड़ी चीज़ है। अगर हम उसको समझ सकें तो काफ़ी जगह पे हमारा जो है ना वो लक साथ देता है। और अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ तक
स्टार्टिंग से जो यहाँ तक पहुंचा हूं, तो उसमें जो है मेरा लक ने भी काफी साथ दिया है। तो अब ये है कि देखें, काफी ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपके सामने ऐसे जाहिर होते हैं जिस चीज का आपको अंदाजा भी नहीं होता। अब मेरा एक दोस्त है फरहान मेमन। मैं यूनिवर्सिटी में ही था, मैं लेक्चर देने जा रहा था, तो बस बातों बातों में उन्होंने यही कहा कि दो खबर पीएचडी नहीं करनी। तो मैंने कहा करनी तो है, लेकिन वही एक जो था कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे जो है वो अब सर्च करना है कि कहाँ पे पीएचडी की जाए। तो फिर उन्होंने भी कुछ लिंक्स दिए कि चलें यहाँ से जो है ये ऑफर्स हुई हैं पीएचडीज। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो अब देखें, इसमें भी मैं यही सोचता हूँ कि ये भी मेरा लक था, क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी पीएचडीज फाइंड कर रहा था, लेकिन मुझे जो है वो अ, किसी न किसी में जो है या तो सब्जेक्ट मैटर कर रहा था, किसी पीएचडी की जो स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही थी, या किसी पे जो है वो आपके पास होता है कि आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके भी इतने बैंड्स होने चाहिए, या आपका सीजीपीए इतना होना चाहिए। तो इसलिए फिर डर भी बैठ गया था कि अब अप्लाई नहीं करना है। लेकिन बस यही है कि जो लक था साथ में, तो उस हिसाब से ही जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और एक मैं अभी जब ये सेशन चल रहा है, तो एक मैंने कमेंट किसी स्टूडेंट का देखा था कि उनका भी क्वेश्चन कोई इसी हिसाब से था कि अगर बिलो 3.0 सीजीपीए हो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं। देखें, हमें जो है वो डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। मैं भी आपके सामने एक जो है वो एग्जांपल हूँ कि मेरी जो है वो बैचलर्स में 3.0 सीजीपीए थी, तो मैं भी काफी डरा हुआ था। लेकिन यह है कि आपके पास एक और चांस होता है कि चलें, अगर आपको अपनी बैचलर्स डिग्री पे अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, आपकी सीजीपीए कम है, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप मास्टर्स में एडमिशन लें। तो अगर मास्टर्स में आपका एडमिशन हो जाता है तो आप उसमें मेहनत करें, तो उसमें आपका अगर सीजीपीए अच्छा आता है तो मकसद ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है कि अगर सीजीपीए कम हो तो स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और हमारा काम है कोशिश करना, मेहनत करना। बाकी जो है वो किस्मत में है, अगर हमें मिलना होगा तो जरूर मिलेगा, और हमें हमसे बेहतर जानने वाला ही हमें देगा। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कोशिश जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोशिश नहीं करती हो तो फिर लक भी काम नहीं आती। बस आप ये तो नहीं है ना कि आप रोटी को कहें कि आके आपके मुंह में आ जाए, तो ऐसे नहीं आएगी, उसके लिए आपको हिलना जुलना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल, ये बात है। जैसे आपने वो कमेंट की बात की, तो मैं बहुत से स्कॉलरशिप मैंने सेशंस किए हैं, तो उसमें हमने बताया ये जो स्टूडेंट्स के क्लेम होते हैं ना, सीजीपीए कम है, पब्लिकेशन नहीं है, तो हर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जहाँ पे सीजीपीए कम है वहाँ पे आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे प्रोफेसर को आप कांटेक्ट करें वहाँ पब्लिकेशन रिक्वायर है, तो आप जो कंपटीशन वाला जिसमें एग्जाम है, आप एग्जाम प्रिपेयर करें। जैसे मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी यासिर भाई, उनको पहले पता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा और उनकी फील्ड में स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे टफेस्ट फुल ब्राइट माइंड बना के रखा हुआ था कि जो भी इसका टेस्ट होगा मैंने इसके लिए क्वालिफाई करना, मैंने उसको। तो आपने पहले ही अपना गोल सेट करना होता है। तो ये मेरा जो मकसद यही है कि रियल लाइफ स्टोरीज लोगों के सामने लेके आना, कि लोगों को लगता है शायद, जैसे मैंने ये खुद चीज़ फेस की है। मेरे जितनी फ्रेंड्स हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं, वो समझते हैं पीएचडी इज लाइक अ स्वीट केक, कि अगर मैं कर रही हूँ तो केक है, तो आराम से खा लिया तो पीएचडी की डिग्री मिले, क्योंकि मैं उनके सामने एक बहुत लाइट सा केस हूँ जिसको वो इतना सीरियस नहीं लेते। तो इसीलिए ऐसे लोगों को लेके आना है जो आपके सामने अपनी पीएचडी की जर्नी शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना बैकग्राउंड, कि कैसे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, कैसे उनकी मोटिवेशन क्या थी, और कैसे वो ये जर्नी को जो है ना कंटिन्यू कर रहे। रफीक भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आई थिंक मेरा ख्याल अब कमेंट्स में भी लोग बता दें आवाज़ ठीक हो गई है, मेरी आवाज़ ठीक है, मेरी और जो गेस्ट है उनकी आवाज़ क्लियर हो गई है। तो हम जो है ना, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं चाह रही हूँ कि जो ना अच्छे से हम जो ऐसी स्टोरीज उनकी निकलवाएं जो शायद अननोन है,
रफीक भाई बिल्कुल मेरे ये पास ही है, लेकिन मुझे नहीं इनकी स्टोरी पता, तो इस सेशन के थ्रू मुझे भी उनकी स्टोरी पता चली और इतने लोग यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होंगे उनको भी इनकी स्टोरी पता चलेगी। तो रफीक भाई आपने ऑलमोस्ट अपनी जर्नी हमें पीएचडी पहुंचने तक तो बता दी है। एक जो क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा था कि आपकी माशाल्लाह फैमिली है, बच्चे हैं, तो जो है ना क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है ना आप फैमिली के साथ यहाँ पे रह रही हैं, तो एक फैमिली की आपके ऊपर एक डिपेंडेंट है फैमिली है जिसमें बच्चे हैं, बच्चों की स्कूलिंग है वो सारी, तो आप जो है ना वो सेल्फिश नहीं हो सकते। अगर आपका ड्रीम है कि आपने पीएचडी करनी है या आपने जो है अपनी कंट्री के लिए वो टेक्निक सीख के कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस आती है कि फैमिली भी है, आपने उसके बारे में भी सोचना है। तो कभी आपके माइंड में ये नहीं आया, कुछ आपकी फैमिली में किसी ने कोई ताना ही मार दिया हो कि अपने बारे में सोच रहे हो, ये जो बच्चे हैं या बीवी है इसके बारे में नहीं सोचना, इतना बड़ा कदम। जैसे आपने पहले ही बताया ना कि आपकी कंपनी लोगों ने कहा क्या कर लोगे पीएचडी करके, तो फैमिली में कोई ऐसी नेगेटिविटी आपने फेस की, और अगर की तो उसका आपने कैसे टैकल किया? क्योंकि कई लोग ऐसे आपकी तरह होंगे जो ये स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन उनको भी ये नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी होगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे ना कि हम उसको कैसे टैकल करें। तो उनके लिए एक मैसेज हो जाएगा कि ये चीजें आपने भी फेस की हैं, तो आपने इनको कैसे टैकल किया। हाँ, माइक माइक अनम्यूट कर ले। देखिए इसमें खानदान की तरफ से, सॉरी मेरी फ़ोन पे कॉल आ गई थी, एक्सक्यूज़ मी। तो खानदान की तरफ से मुख्तलिफ चीज़ों के लिए प्रेशर था। मैं जब खुद यहाँ पे पीएचडी करने के लिए स्टार्ट में आया था, तो यू नो कि फर्स्ट टाइम फैमिली को आप नहीं ला सकते। तो मेरा बड़ा ज़हन था कि मैं जब इधर आ जाऊँगा, थोड़ा-सा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं फैमिली को यहाँ पे ले आऊँगा। लेकिन हकीकत ये है कि फैमिली को साथ रखने का मकसद ये है, मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में आपका 1 लाख रुपए से गुज़ारा होता है, तो आपका फॉरेन कंट्री के अंदर सेम फैमिली के लिए 5 से 6 लाख रुपए से गुज़ारा होता है। तो देन आपके पास उतने फंड्स भी होने चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर लोगों के स्टेटस के बराबर रहने की कोशिश करें, तो आप अपनी सारी उम्र की जमा पूँजी जो है ना वो ख़त्म कर देंगे और आप स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। फिर ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कंपटीशन फैशंस का, कपड़े का, खाने-पीने का, इसके अलावा लोगों के साथ मेल-जोल का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लोग जो है ना उसको कनात पसंदी से गुज़ारा करते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में ये लोग जो ना इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और दिस इज़ व्हाई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ख़ानदान की तरफ से जो मेन आपको प्रेशर आता है, स्पेशली जब आपके बच्चों में बेटी भी हो, बेटा भी हो, दोनों सूरतों में, तो ख़ानदान की तरफ से ये प्रेशर आता है कि आप अपनी बेटी बाहर लेके जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ पे सँभाल लेंगे बच्चों को? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आप अपने बेटी को बाहर लेके जा रहे हैं, आप खुद तो बाहर जाएं, लेकिन बेटी को साथ लेके जा रहे हैं, तो बेटी को कैसे वहां पे संभालेंगे? आप काम कर रहे होंगे तो बेटी को कैसे संभालेंगे? तो चूंकि मैं यहाँ पे एक सेमेस्टर रह के गया था, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन थी, कोरिया जैसे कंट्री के अंदर बेटी क्या, जिस तरह की भी लेडी कोई होगी उसको कोई नहीं देखता। ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर है जहाँ पे लोग समझते हैं कि पता नहीं फलां बंदे ने फलां के साथ खड़े होके एड्रेस पूछ लिया तो शायद ये बहुत बड़ा जुर्म कर दिया उसने। यहाँ पे आप आसिफ भाई हंस रहे हैं हंस रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि कैसे-कैसे लोग होते हैं और लोग अपने फ़ोन से सर ही नहीं उठाते। लोग देखते ही नहीं है कि कौन किस तरह के जा रहा है। अगर आप ओरिजिनली देखें तो ना हम इन लोगों से ज़्यादा गोरे हैं, ना हम इन लोगों से ज़्यादा हसीन हैं और ना हम इन लोगों से ज़्यादा ओपन माइंड है। तो कोई हमें फर्स्ट चॉइस के ऊपर क्यों अप्रोच करेगा? अनटिल अनलेस कि आपके अपने बच्चे की तबीयत गलत हुई है, तो कोई दूसरा बंदा आपके बच्चे को क्यों अप्रोच करेगा? ये हम उसके इवन उसके आने के बाद मैंने मतलब बज़ाते खुद जो है, मैंने इनके स्कूलों के वो टूर्स किए, उनके स्कूलों में जाके विज़िट किया। बच्चों को हमने खुद जितनी एक एजुकेशन दे सकते थे वो हमने एजुकेशन दी। उनको समझाया कि आप जो कंट्री में थे
वहाँ के लिए जो हम आपको रोजाना चीजें समझाते थे, हम 8 घंटे जॉब करते थे, तो उसमें से 3 से 4 घंटे घर में आके बच्चों को समझाते थे कि मुल्क में रहना कैसे है। यहाँ पे हमें शायद जिंदगी में कोई 1 या 2 दिन समझाना पड़ा है कि इन चीजों का ख्याल रखें। उसके बाद आप जिधर मर्जी जाएं, हमें इस चीज का फिक्र ही नहीं है कि बच्चे वॉक करने के लिए रात को 3 बजे बेशक अकेले चले जाते हैं, तो हमें फिक्र नहीं है। सना आपने देखा होगा, हमारे बच्चे अक्सर कर फिर रहे होते हैं, आप खुद भी वॉक के लिए जाते हैं, तो हमें इस चीज का बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बच्चा छोटा है, बेटी छोटी है, या कोई किसी भी किस्म का, तो बच्चों को फिक्र नहीं है। तो ये चीज मैंने अपने खानदान वालों को, अपने बड़े भाई थे मेरे, कजन है, उनको मैंने समझाई। उन्होंने मुझे बिठा के एक जगह पे बकायदा मुझे समझाया कि आपको ये प्रॉब्लम फेस होगा, तो ये आप किसी दिन आके हमें कहोगे। तो लेकिन मैं ये सोचता था कि ये हम जो है ना बस सोचते हैं, हम अपने घड़े से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि समुंदर कितना बड़ा है और दरिया कितने बड़े हैं। हम अपने घड़े से नहीं निकल रहे, हम किसी के मुल्क में जाते नहीं हैं और कोई हमारे मुल्क में आता नहीं है। तो हमें इवन ये भी नहीं पता कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर क्या हो रहा है और कितने वो लोग आगे जा चुके हैं। इंडिया जो है वो कहाँ पे जा चुका है, आपका इवन ईरान को देख लें, आप इधर उधर अपने ये अरब कंट्रीज को देख लें, जिनको हम मजहबी तौर पे भी फॉलो कर रहे हैं। जिसको मर्जी आप देख लें, हम कानून के लिहाज से हम यूके को फॉलो करते हैं, अपने रोब के लिहाज से, अपने पॉलिटिक्स के लिहाज से हम यूके को फॉलो करते हैं, हम रिलीजन के लिहाज से इसको यूएई को और सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। तो आप देख लें वहां पे किस तरह के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कहीं भी नहीं जाते और कोई भी हमारे पास नहीं आता, इसलिए हम उस चीज को क्रॉस लर्न नहीं कर रहे, हम सेल्फ लर्न कर रहे हैं और हम अपने आप को ओवर लर्न कर चुके हैं। हम उस चीज से बाहर नहीं निकल सक रहे, हमें निकलना चाहिए। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। जाती तौर पे यहाँ पे बहुत सेटिस्फाई हूँ हम्म, कि मेरे बच्चे यहाँ पे हैं। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक पॉइंट है, आई नो आई एम टेकिंग मोर देन रिक्वायर्ड टाइम। कॉस्ट ऑफ लिविंग एक पॉइंट है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए ये है कि चूंकि मैं कंसल्टेंसी का काम कर रहा था पाकिस्तान में भी, और मेरे जो बहुत सारे क्लाइंट्स थे उनमें से यूएस की कुछ पार्टीज थी, तो उस तरह का जो है वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी है, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम टाइप का काम है। तो मेरा एक फाइनेंशियल साइकिल जो है वो अदर देन स्कॉलरशिप जो है वो सफिशिएंटली मैनेज हो जाता है। कंपनी जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, उन लोगों के साथ जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने उनके साथ कमिटमेंट की कि आल्दो मैं आपको बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आप ये 4 से 5 साल जो है उसमें कंटिन्यूस मुझे काम देंगे। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग जो है इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं और मेरे साथ चल रहे हैं, तो मैं फाइनेंशियली जो है वो फिर डिग्रेड नहीं हुआ। तो दिस इज हाउ मैं ये सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है उन लोगों के लिए जो आपका ये माइक सोचे। म्यूट है। मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब ये नहीं, बहुत मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को भी? आ रही है। आप ठीक हुई है? तो मैं ये कह रही थी कि पॉजिटिव चीज़ है उन लोगों के लिए जो बहाने बना लेती हैं कि ये होगा तो ये स्कॉलरशिप में फैमिली को रखना। जैसे आपने बड़ा अच्छा मेंशन कर दिया, लोग ये भी कहेंगे कि फैमिली को साथ में रखा इनके पास तो फिर जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन आपने खुद मेंशन कर दिया कि जब आप एक तो आप पीएचडी रिसर्चर है, दूसरा आप चैलेंज एक्सेप्टर है, आपने रिस्क लिया तो आपने अपने लिए रास्ते खुद से निकाल लिए। वो चाहे वो फिर बच्चों को लेके हो, फैमिली की बातें सुनने में हो, या फिर उनको फाइनेंशियली कैसे आपने सिक्योर रखना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने वे आउट खुद निकाला क्योंकि ये रिस्क आपने खुद से लिया। तो जब पीएचडी नाम इस चीज़ का, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप में इतनी डेडिकेशन है कि आप इतना मुश्किल काम कर सकते हैं, तो फिर आप के आगे ये तो आपने जो नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम्स बताई है ना, रिसर्च में इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो है कि आप मैं इंशाल्लाह ये भी पॉइंट पूछूंगी कि एक टाइम आता है कि इतनी स्ट्रेस हो जाती है कि आप कहती हैं यार छोड़ो भाड़ में जाए, पीएचडी नहीं हो रही है, तो मतलब इस तरह का भी कुछ स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। मैं यासिर भाई आपकी तरफ आऊंगी, मैं आपसे ये पूछूंगी, अब आपने स्कॉलरशिप तो माशाल्लाह आपको इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ी, स्कॉलरशिप आपको जो है ना फ्रांस से ऑफर आ गई, स्कॉलरशिप आपको मिल गया। रिसर्च में मतलब आपका माइंड ये था कि आपने एकेडमिया में जाना है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जब आप, जैसे मैं अगर चीज़ों
रिसर्च हो रही है, मेरे माइंड में एक एम होता है कि मैंने इस चीज़ में जाना है, इसमें रिसर्च करनी है। तो आपने शुरू में अपना जो है टॉपिक भी मेंशन किया कि आप खुद नई जगह पे जा रहे हैं, बाहर के लोग तो इतनी रिसर्च करते हैं, पता नहीं मैं इनके साथ मैनेज कर पाऊंगा, इतना मेरे पास रिसर्च इतना एक्सपीरियंस नहीं है। प्रोफेशन इसके लिए कोई चीज़ सीखी हो कि अब आपको एक फॉरेन कंट्री में जाना है, कंपटीशन में आना है, तो आप जो ना कहीं पे आपको ये लगा हो आप कुछ भी करती थी मैं जहाँ पे सोशल साइंसेज की रिसर्च डिस्कस करना तो वहाँ पे आपको लेके आऊँ, लेकिन मुश्किल हुआ, आप आ नहीं सके, तो मैं यहाँ पे चाहूँगी आपकी फील्ड से रिलेट कर उनके लिए थोड़ा सा मेंशन कर दें कि वो किन चीज़ों में रिसर्च में जा सकती हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। सॉरी, आखिरी पार्ट मिस हुआ, आखिरी सेंटेंस आप काइंडली रिपीट कीजिएगा। आखिरी सेंटेंस काइंडली रिपीट कीजिएगा, वो आवाज़ आपकी कट रही थी। हाँ, मैं ये चाह रही थी कि आप जो आपका रिसर्च का जो टॉपिक है ना, आपने स्टार्ट में मेंशन भी की है, जैसे आपने बताया कि आपने एकेडमी की जॉब के लिए पीएचडी की फील्ड को चूज किया, तो पीएचडी में सिर्फ आपके पास डिग्री नहीं है, आपको रिसर्च भी करनी होती है, तो रिसर्च में एक्सपीरियंस था या फिर मैंने ये यहाँ पे कहा था कि जो मैं आपको पहले भी चाहती सोशल साइंसेज की वो जो हमने सेशन किया कि सोशल साइंसेज की रिसर्च में लोग क्या है मेडिसिन में या में कुछ भी, तो सोशल साइंसेज में जो रिसर्च होती है ना, इस पे थोड़ा सा जो सोशल साइंसेज के लोग हमें सुन रहे जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि रिसर्च में ये उस दिन भी मैं अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था कि पीएचडी जो है दैट इज़ अ डिग्री, वो एक डिग्री है, लेकिन जो रिसर्च है दैट इज़ अ स्किल, वो स्किल है। और आज के दौर में जो वैल्यू है वो स्किल्स की है, कि अगर आपके पास कोई भी स्किल्स हो तो उसकी वैल्यू होती है। तो सिमिलरली जो रिसर्च है वो भी एक स्किल है, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल, आपकी कंसेप्चुअल स्किल और डेटा एनालिसिस स्किल, जो हमारे सोशल साइंसेज हैं उसमें तो डेटा एनालिसिस वो तो एक बैकबोन की तरह है। कि अगर आपको डेटा एनालिसिस नहीं आता हो तो आप ये जो हमारे सोशल साइंसेज हैं, स्पेशली मैनेजमेंट साइंसेज में, इसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते। और डेफिनेटली जब हम पाकिस्तान में तो हमारी इतनी उस लेवल पे ग्रूमिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो डेफिनेटली हमें ये एक वो महसूस हुआ कि हम इन चीज़ों में लैग करते हैं, स्पेशली हमारी जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है, क्योंकि हमें स्कूल में और इंटरमीडिएट में हमें रटी रटाई चीज़ें हमें रटे लगाने पड़ते थे और एक सिलेबस था, उसी सिलेबस को हमें फॉलो करना पड़ता था। आउट ऑफ द बॉक्स हमें हमारी थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं होती, ना हुई। तो यहाँ आके इन चीज़ों में हमने अपने आप को बिहाइंड महसूस किया, लेकिन वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के साथ साथ राइटिंग कर करके और डेटा एनालिसिस के वर्कशॉप्स अटेंड करके और उसको फिर प्रैक्टिकली करके और डेफिनेटली गलतियां भी हुई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर बंदा उसमें प्रोग्रेस करता जाता है। तो इन मैनेजमेंट साइंसेज में अगर कोई पीएचडी करना चाहता है और उसमें आगे आना चाहता है तो मेनली 3 स्किल्स वो रिक्वायर्ड होती हैं। डेटा एनालिसिस स्किल्स, कंसेप्चुअल थिंकिंग जिसमें आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर सकें और उसको किस तरह आपने अचीव करना है वो, एंड द थर्ड इज राइटिंग स्किल्स। डेफिनेटली पीएचडी का जो आउटकम है दैट इज अ पब्लिकेशन, अगर आप मॉनेटरी टर्म में देखें तो एक अच्छी रिसर्च वो होती है जो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हो।
क्योंकि अगर अच्छे जर्नल में पब्लिश होगा, दैट मीन्स कि आपका जो काम है वो उस क्वालिटी का है, उस लेवल का है कि जर्नल्स उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो उसके लिए ये इन तीन चीज़ों में तीन चीज़ों का होना दैट इज नेसेसरी, जो इम्पोर्टेंट है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आपकी आ रही। अब शायद आप रीज्वाइन कर लें। आसिफ भाई, आपकी बारी में हमेशा ऐसे हो जाते हैं। इट्स ओके। रफीक भाई, आपका और आपका माइक दोनों का ऑन है। जी जी। यासिर भाई, आपका माइक ऑन है तो आवाज डबल हो रही है। चलें, अब जब तक सना आ जाए तो इसको हम ही कंटिन्यू करते हैं कि एक जो है वो कमेंट आया है एक व्यूअर का कि फीमेल्स के लिए ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, और अगर के पंजाब के बैकवर्ड इलाके से कोई हो तो वहाँ पे ज्यादातर जो है वो मेल स्टूडेंट्स को ही तरजीह दी जाती है। अगर फीमेल स्टूडेंट्स जाकर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो यही होता है कि दूसरे उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, या बहुत गलत कर रहे हैं, या प्रेशर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज को हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए कि अगर हमारी फैमिली को कोई प्रेशर कर रहा है कि आप अपनी फीमेल बेटियां हैं जो आप क्यों बाहर भेज रहे हैं पीएचडी के लिए, तो मेरे ख्याल में कि आप आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना चाहिए। यही चीज बेहतर है। और क्योंकि आपको पता है कि जमाना तो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकता, और हमारे पास यही होता है कि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करे। तो आप इस चीज को ना देखें कि बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट आप अगर पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाएं तो आपके पेरेंट्स को दूसरे प्रेशराइज करेंगे कि बेटी है क्यों भेज रहे हो। तो बस इसका तो यही जवाब है कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ऊपर। बाकी जो है वो लोग तो कहते रहेंगे, भले आप पीएचडी करके भी आएंगे तब भी कहते रहेंगे। हाँ, मेरी आवाज अब आ रही है आप सबको? हाँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने मेरे सेशन को कंटिन्यू किया। मोस्टली गेस्ट का प्रॉब्लम होता है, इस दफ़ा होस्ट का ही, इंटरनेट का, या शायद मेरा ख्याल है जो ब्राउज़र मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, हमने जो ऑलमोस्ट जितने हमारे जो गेस्ट हैं उनकी जर्नी सुन ली है, कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब टाइम भी हमारा ख़त्म होने वाला है, तो मैं जो ना 2 क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन बना के लास्ट करके सबसे पूछूँगी। रफ़ीक भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपसे मैं पूछूँगी वही बात जो मैंने लास्ट में कहा कि कोई ऐसा टाइम आया कि आपने गिव अप करने का सोचा, और दूसरा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो या तो पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उनको वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है जो आपको फेस करना पड़ी है, इसके अलावा उनको आप क्या मैसेज देंगे? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसे है कि वैसे मैंने किसी जगह पे ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है रेजिलियंस, कि आप किसी काम के पीछे पड़ जाएं तो फिर आप कहें कि ये मैंने काम करके उठना है।
तो ये वाला एटीट्यूड जो है जनरली हमारे बहन भाइयों का, बच्चों का ऐसे नहीं होता। ये एटीट्यूड बनाना पड़ता है। आपको किसी किसी न किसी जगह पे अपना दिल सख्त करना पड़ता है कि नहीं, ऐसी क्या बात है, मैं छोटी सी चीज के ऊपर जो ना मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप, जैसे मैंने अपनी बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताई है, अगर आप उसमें देखें तो वो एक कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म एक गोल कह लें उसको, या उसको कह लें कि एक विल पावर थी कि मैंने आगे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो जब तक देखें, आप किसी बंदे को किसी चीज पे कायल नहीं कर सकते जब तक आप उसको उसका एंड रिजल्ट नहीं बताते। अगर आपको एंड रिजल्ट का रिवार्ड पता हो तो आप जो है उस काम को अचीव करने के लिए ज्यादा ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने हमें जन्नत के लिए कहा हुआ है रिवार्ड के तौर पे, और इसके अलावा हर चीज जो है, मतलब सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे लिए जन्नत की है। जो पीएचडी जो है उसका भी रिवार्ड मौजूद है। पीएचडी की माशरे के अंदर एक इज्जत है, पीएचडी एक डिग्री है, पीएचडी एक टाइटल है, और पीएचडी जो है वो आपके बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। आज हम उस लेवल से हमने स्टार्ट किया है जहाँ पे हमारे वालिदैन ने हमने छोड़ा है, हम उससे आगे जा रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे भी आगे ज्यादा तरक्की करें। जरूरी नहीं है कि दुनिया की सारी तरक्की जो है वो मैं करके ही मरूंगा। जिस हद तक हो सकता है वहां तक मैं करूंगा, लेकिन बच्चों के लिए एक बार बेस लाइन देके जाऊंगा। वो बेस लाइन जो है वो कहीं देहातों में चारा काटने की भी हो सकती है, और किसी शहर के अंदर प्रॉपर्टी के कारोबार की भी हो सकती है, और वो किसी जगह पे कोई एजुकेशन का बेसलाइन भी हो सकती है। तो हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपनी फैमिली को स्पेशली यहाँ पे एक्सेसिवली कॉस्ट बियर करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि बच्चों को एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिले। बच्चों को बच्चे बच्चे इसी उम्र में देख लें कि बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में लोग कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को इखलाक कैसे सिखाया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे इखलाक है। आप उसमें बच्चे चोरी नहीं करते, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे रात को 2:30 बजे इशारा बंद हो सड़क क्रॉस नहीं करते। लोग जो है वो गाड़ी के ऊपर लाइन लग जाए तो उसके ऊपर अपने पैसे फंसा जाते हैं या अपना नंबर उसमें डाल जाते हैं कि ये मुझसे लगी है, लेकिन मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। आपका पर्स रास्ते में गिर जाए, आपका पर्स वैसे के वैसे मिल जाता है। आपका लैपटॉप कहीं गुम हो जाए, आपको बेशक घंटे बाद मिले या 10 दिन बाद मिले, आपको लैपटॉप एज इज मिल जाता है। ऐसे नहीं होता कि लोग आपको लाके आपका बैग दे दें और कहें कि पर्स आपका मिल गया है लेकिन इसके अंदर पैसे और कार्ड नहीं मिले। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो आप मतलब इस चीज को फोरकास्ट करते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो मैं इसमें ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब आपने रिवॉर्ड की तो बात की, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी आती है, आपने नेगेटिविटी को नहीं सुनना। जो नेगेटिव, क्योंकि मोस्टली पीएचडी को नेगेटिव वाइब्स वो लोग देते हैं। इतने पीएचडीज यहाँ पे आ गए, उन्होंने कौन सा मार्का मार लिया जो आपने मार लिया। आप उनको देखें जिन्होंने मार्का मारा है, जिन पीएचडीज ने, आप उनको देखें ना। तो ये नेगेटिव, क्योंकि मैंने भी ये चीजें सुनी है ना। अभी मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं पीएचडी कर ली, पता चल जाएगा जब पाकिस्तान में आएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो नेगेटिव वाइब्स बहुत आती हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे आपने वो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि हमारे पास जन्नत का रिवॉर्ड है, तो वहाँ पे फिर शैतान भी आते हैं आपको नेगेटिव वाइब्स देने के लिए कि तुमने ये काम कर लिया, तुम्हारे साथ तो ये होगा, तुम्हारा जो है ना ये गलत काम कर लिया, इसकी माफी नहीं है। तो आपने पॉजिटिव चीजों को देखना है। तो यहाँ पे भी यही है, एक तो आपने डटे रहना है, और दूसरा नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों की तरफ आना है। पॉजिटिव उसमें जो सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, आपके लिए नेगेटिव होने की, ऑफ कोर्स कोई ना कोई रीजन होती है, और वो रीजन बड़ी जेन्युइन होती है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जिन लोगों से लोगों ने इंस्पायर होना है, उन लोगों के अंदर किसी न किसी जगह पे खामियां हैं। बावजूद इसके हर इंसान के अंदर खामी है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी खामियां हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग भी इस तरह की खामियां रखेंगे। जो स्पेशली क्रीम होती है उसको हम लोग इज्जत नहीं देते। हम ये तो सोचते हैं कि मैं बाहर के मुल्क में जाऊं और मुझे कोई बंदा $12,000 की जॉब दे पर मंथ की, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बाहर से कोई बंदा गूगल छोड़ के पाकिस्तान में आ जाए तो उसके लिए कोई बंदा $20,000 की जॉब दे दे।
हम कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई बंदा कंज्यूम क्यों नहीं किया गया? भाई इसलिए नहीं किया गया कि पाकिस्तान को एक एक्सटर्नल चीज की जरूरत है, लोगों को आने की जरूरत है। अगर मैं कोरिया की एग्जांपल दूं, यहाँ पे 100% स्कूलों के अंदर इंग्लिश पढ़ाने के लिए नेटिव स्पीकर ही आते हैं, नेटिव स्पीकर ही आते हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई वो पाकिस्तान, इंडिया या किसी अदर इस तरह के सप्लीमेंट कंट्री से ले लें जिसके अंदर आल्दो हम लोग पाकिस्तान जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, शायद तीसरे दर्जे का आबादी है हमारी इंग्लिश बोलने वाले कंट्रीज में, लेकिन हमारे मुल्क से ये लोग बंदा नहीं लेते टीचर के तौर पे इंग्लिश वाला, ये नेटिव ही लेते हैं। और इससे इनकी अपनी जॉब्स जरूर वो होती हैं, सफर होती हैं, लेकिन वो जब तक आप बाहर से इनपुट नहीं डालते तब तक तो आपके दूध का दही भी नहीं जमता। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हमें अपोज नहीं करना चाहिए कि अगर बाहर से आप कोई एक अच्छे जहन का बंदा लेके आए हैं। दूसरा नुकसान हमें ये हो रहा है कि जो हमारे मुल्क में अच्छे जहन का बंदा होता है, जब वो मुल्क के अंदर अपने सिस्टम्स देखता है, मैं स्पेसिफिक सिस्टम का नाम नहीं लूंगा, सिस्टम्स जब देखता है तो वो कहता है कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से खुद सीखा अच्छे बनना, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को अच्छा बनना सिखाया, तो मैं इन बच्चों को उठा के बाहर ले जाता। तो जिससे इंस्पायर हो सकते थे वो बंदे चुप करके बाहर चले गए, वो रुकते तो उसके लिए अच्छी मिसालें हमारे पास होती, हमारे पास अच्छी मिसालें जो हैं वो निकल जाती हैं। वजह यह है कि पढ़ा लिखा बंदा बहस नहीं करता, पढ़ा लिखा बंदा अपना रास्ता लेता है। तो हमें उनको रोकना चाहिए, उस ब्रेन को रिटेन करना चाहिए, चाहे हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़े। वो लोग आपके लिए मुल्क में ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, वो लोग मुल्क के लिए ज्यादा इन्वेंशन क्रिएट कर सकते हैं। वियतनाम जैसा मुल्क पाकिस्तान को क्रॉस कर जाता है, सिंगापुर जैसा मुल्क पाकिस्तान को क्रॉस, थाईलैंड जैसा मुल्क पाकिस्तान को क्रॉस कर जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वहां पे ब्रेन ड्रेन से लोग जो हैं वो बचे हुए हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये है कि हमें इंग्लिश आती है, हमने यूके जाना है, हमें इंग्लिश आती है, हमने अमेरिका जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी है कि उसकी रीजन है जो आप कहते हैं ना कि जो नेगेटिविटी जो है, नेगेटिविटी की रीजन है, लोगों के पास मसाला ही नेगेटिविटी की। जी सही। इंशाल्लाह कोई नहीं, आने वाले वक्तों में इन चीज़ों को भी जो है ना लोग, जैसे आपकी सोच है तो और लोगों की भी सोच होगी, तो हम मिल के कोई चेंज लेके आएंगे। हम दूसरों से उम्मीद नहीं करते, हम अपने हिस्से का जो है ना वो काम कर जाएंगे। यासिर भाई मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे भी, क्योंकि सेशन का टाइम एंड होने पे ऑलमोस्ट एंड हो गया, बल्कि हमने ऊपर ले लिया। तो मैं बस एक लास्ट मैसेज आप सबसे जो है ना गेस्ट से लेना चाहूंगी। तो आपसे भी मेरा यही है, पहले तो ये कि आपके भी पीएचडी आपने बताया लास्ट ईयर है, तो इस टाइम स्पैन में कोई ऐसा लम्हा आया कि आपने गिव अप करने का सोचा हो? ठीक है। और दूसरा कि जो आपकी तरह के लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कोई मुआशरे की या फैमिली का कोई प्रेशर, कोई दबाव आ जाता है, तो वो ये स्टेप नहीं लेना चाह रहे पीएचडी का, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके सवाल का पहला हिस्सा कि ड्यूरिंग द पीएचडी प्रोसेस कभी ऐसे ख्यालात आए, तो यस ऑफ कोर्स सबके साथ ऐसा, मेजॉरिटी लोगों के साथ होता होगा। क्योंकि जब भी कोई फेलियर होता है तो डेफिनेटली ऐसे ख्यालात आते हैं कि ये मैं किस रास्ते पे आ गया, ये वो। मेरे साथ इन माय केस ये ऐसा हुआ कि जब मैंने 1-2 साल पहले कुछ जर्नल्स में अपने पेपर्स भेजे, तो वहाँ से मेजर रिविजन्स आए या रिजेक्ट हुए, तो मुझे काफ़ी डीमोटिवेशन हुई कि ये मैं कहाँ पे आ गया, ये वो। और जो लोग जिस तरह के हाईली इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस कर रहे हैं, तो मैं उस लेवल तक कैसे पहुंचूंगा? डेफिनेटली। लेकिन जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते हैं, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के लिए भी आपको साथ साथ स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, तो डेफिनेटली वो आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो मुस्तकिल मिजाजी हो, अगर आप जल्दबाजी ना करें, मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर हो, कंसिस्टेंसी हो, हार्ड वर्क और गोल्स आपके सामने हो कि जो आपने अचीव करने, तो फिर आप इस टाइप के जो नेगेटिव वाइब्स हैं या नेगेटिव ख्यालात आते हैं, उसको आप बेहतर तरीके से वो डील कर सकते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, और जो ग्रुप में भी काफ़ी लोग वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इट डजंट मैटर कि आपकी जीपीए कम है या आपके पास पब्लिकेशंस नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट रहें,
जो आपने गोल सेट किया हुआ है, ऐसे ना हो कि आप एक चीज़ की हासिल करने के लिए थोड़ा-सा कोशिश करें और जब आपको फेलियर हो तो फिर आप अपना रास्ता ही चेंज कर लें। नहीं, जब आपने गोल सेट कर लिया तो फिर आप उसी गोल को अचीव करने में कोशिश और हार्ड वर्क करते रहें तो डेफ़िनेटली एक वक़्त आएगा कि आप उस गोल को अचीव कर लें। हाँ, तो नेक्स्ट में आपके पास आऊँगी जो हमारे लास्ट मैसेज क्या होगा, आपके तो माशाल्लाह फॉलोअर्स भी हैं, तो उनके लिए जो स्टूडेंट मैसेज जो पीएचडी करना चाहते हैं और जो अपने कंसल्टिंग कि अगर जिसे हम उर्दू में कहें कि हमने डटे रहना, किसी की बात की परवाह नहीं करनी, आपने जो जर्नी स्टार्ट की है उसका रिवॉर्ड आपको है, तो आपने उसके ऊपर चलते रहना है। तो आप जितने भी अपने फॉलोअर्स देना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह इस जर्नी को कैसे हिम्मत करें और कैसे जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं लेकिन किसी क्या मैसेज उनको देंगे कि नहीं, आप अगर आप कर सकते हैं तो वो एक पॉजिटिव मैसेज दे दें। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीएचडी जो है वो है ही एक नई दुनिया, और जैसे कि एक मूवी थी थ्री इडियट्स, उसमें एक सेंटेंस था कि ये मंत्र ऑल इज वेल याद कर लो, यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। तो एक्चुअली ऑल इज वेल का मकसद यही है कि खुद को जो है वो मोटिवेट करें, एनकरेज करें, और स्टार्टिंग में यही होता है क्योंकि आप अगर अपनी कंट्री से, अपने सारे जो कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से जब बाहर आते हैं तो आपको एट द सेम टाइम जो है आपको एक तो स्टडी भी करनी पड़ती है, थोड़ा-सा प्रेशर भी होता है कि आप पीएचडी करने आए, और आप एक नए जो है वो कंट्री, नए माहौल में आते हैं तो आप काफ़ी जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ में फिर स्टार्टिंग में यही फ़ील होता है कि मैं छोड़ के मुझे बस जाना है वापस, और यहाँ पे वही सीन होता है जब छोटा बच्चा, जब हम उसको स्कूल में एडमिट करवाते हैं तो वो पहले कुछ दिन जो है वो नहीं जाता, और या तो अगर पढ़ता है कुछ, जब प्रेशर स्टडी का आता है तो वो भी ऐसे ही करता है। तो दूसरा तो यही है कि देखें, अब मैं जो अपने फॉलोअर्स को तो यही कहूँगा कि अ, एक चीज़ में अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपका गोल है कि मुझे पीएचडी करनी है, तो आप बस उस पे डटे रहें कि बस मुझे करनी है। हाँ, ये होता है कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप दूसरों से डिस्कस करें, आप उनको अपने प्रॉब्लम शेयर करें, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसको अपने वेल विशर समझते हैं, तो वो जो है हमें ज़्यादा एनकरेज करने के बजाय डिस्करेज करता है, तो उससे फिर हमें जो है ऐसा ही लगता है कि हमें किसी को बताना ही नहीं चाहिए कि हमें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक नहीं तो दूसरे को सही कि आप जो वहाँ पे बाहर जितने भी आप पूरी कम्युनिटी हैं, उसमें आप बात शेयर करें कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, और काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है हमारे पास जो हेल्पफुल है काफ़ी। और यहाँ पे एक जो है वो 2 कमेंट्स थे, मैं उनका जो है वो आंसर देना चाह रहा हूँ। एक जो व्यूअर हैं उन्होंने कहा है कि इज़ इट बेटर टू डू पीएचडी फ्रॉम पाकिस्तान और एनी फॉरेन कंट्री? तो देखें, अगर आपके पास चांस है, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, अगर आपकी स्कॉलरशिप खो गई है, तो ये बेटर है कि आप बाहर से करें, क्योंकि बाहर से पीएचडी करने की वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मुल्क में पीएचडी अच्छी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर बाहर निकलेंगे तो आप दूसरा एक कल्चर देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आप में मोटिवेशंस आएँगी। बाकी हमारे जो पाकिस्तान में काफ़ी जो रिसर्चर्स हैं, वो बैक जो आए हैं पीएचडी करके, उनके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम पाकिस्तान से भी पीएचडी करते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि अगर आप कहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं। और जैसा कि
प्रीवियस एक कमेंट था कि अगर गर्ल्स को बाहर नहीं भेजा जाता तो ये भी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में पीएचडी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा एक स्टूडेंट यानी हमारा व्यूअर है, उसने यही कहा कि अगर बीइंग अ पुअर तो ये पॉसिबल है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। नहीं, देखें, इससे पुअर का कुछ नहीं होता। आप जब पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आपका जो प्रपोजल है, जो आप एसओपी अपना लिखते हैं, प्रोफेसर्स को सेंड करते हैं, तो एक्चुअल आपकी पीएचडी सारी डिपेंड उसी पे करती है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने सुपरवाइजर को या नहीं। तो अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो आपके लिए जो है वो स्कॉलरशिप मिलना वो मुश्किल नहीं है। तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी लास्ट में तो मैं यही कहूंगा कि एजुकेशन तो आप जितनी लें उतनी कम है। हालांकि मेरी जब पीएचडी कंप्लीट हुई है, लेकिन मुझे तो अभी भी ऐसा ही लगता है, मुझे काफी कुछ पढ़ना है अभी भी। तो क्योंकि अब हम एक नई दुनिया में आ गए हैं, तो इस दुनिया में तो अब बस उड़ना ही है आगे जाकर रिसर्च के पीछे। और बाकी हम सारे जो हैं, जितने भी आपके सीनियर्स हैं, हम बाहर हैं, कहीं भी हैं, पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर लिए, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप पूछ सकते हैं, नो मैटर। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि कंट्री का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, कि अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपको ऑन द टाइम, या हम बिजी हैं किसी चीज में, तो उस चीज से आप डिस्करेज ना हो कि सामने वाला जो है वो अब रिप्लाई नहीं देता या बाहर चला गया तो रिप्लाई नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए हमें। और हम सारे बैठे हुए हैं, हम इसलिए ही ये सेशंस करते हैं कि आपके लिए ही हम जो है वो काफी ऑप्शंस आपके सामने लाएं, काफी स्टोरीज जैसे आज की थी तो वो आपके सामने लाएं, कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि कोई भी चीज जो है, कोई बंद कमरा आपके सामने नहीं है। जो है आप कहीं भी जा सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन को है वो ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप जब भी किसी से भी आप क्वेश्चन पूछें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, और मुझे उम्मीद है सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको आंसर देने के लिए। और गुड लक मेरी तरफ से सबको। थैंक यू। शुक्रिया। टाइम हमने ज़्यादा ले लिया, लेकिन अच्छी गपशप हो रही थी। थोड़ा नॉइस चलती रहती हैं चीज़ें छोटी मोटी। तो हमारा ये चला रिकॉर्डिंग में जाएगा। जो लोग हमें अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, बाद में ज्वाइन करेंगे, वो इसको बाद में आराम से। इनका बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट, सब चीज़ एक दूसरे। एक हमारे पास डॉक्टर आसिफ जिन, जो ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ पे एजुकेशन मतलब कल ही उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली है। हमारे पास बिजनेस में जो लोग कहते हैं बिजनेस में तो लोग जाते ही नहीं है पीएचडी में, वो आपके पास एक एग्जाम्पल, एक डिफरेंट स्टोरी है जो उन लोगों के लिए मोटिवेशन होगी जो उनकी फील्ड से रिलेटेड है, या उन ऐसी सोशल साइंसेस की फील्ड से रिलेट करते जो एजुकेशन में इतना गैप होने के बावजूद 40 पीएचडी स्टार्ट की, और माशाल्लाह उनका भी लास्ट ईयर है, और वो भी बहुत जल्द स्टोरीज हैं, मोटिवेशनल और ट्रू स्टोरीज हैं, रियल लाइफ आपके लिए। ये एक तो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, और आपको आपकी ऐसी नहीं है, आपसे पहले लोग इस तरह की जिंदगी गुजार के वो आपको अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि उन्होंने जो प्रॉब्लम्स टैकल किया। ये आपके लिए जो है इंफॉर्मेशन है, जो हमारी कोशिश थी कि हम आप सबको दें, खुद भी सुने इसको, और आपके जितने भी सर्कल में लोग हैं जो पीएचडी करना चाह रहे लेकिन वो एक स्टेप नहीं लेना चाह रहे, उनसे भी इनकी स्टोरीज को शेयर करें। तो दिया से दिया जलाना है, हम दिया जला के जा रहे हैं, आपने कोशिश करनी है आगे मजीद दिया जलाएं। तो जितने मेरे सुनने वाले हैं स्कॉलर्स आपके प्लेटफॉर्म के, बहुत शुक्रिया हमें लाइव सेशन में सुनने के लिए। टाइम नेक्स्ट मंथ फिर नए टॉपिक के साथ मैं फिर अपने सेशन लेट्स हाजिर होंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जो सुन रहे थे, मेरे गेस्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह